तो लास्ट पार्ट में गोकू ने आ करके गोहान और वजीटा को बचा लिया था और उस डार्क इटर्निटी को ख़त्म कर दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू वजीटा से पूछता है, वजीटा आखिर ये कैसी फॉर्म है तुम्हारे पास? तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, तुम्हारे पास तो एक डिवाइन एनर्जी नज़र आ रही है। वजीटा कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो इरेज हो गया था डार्क इटर्निटी की मदद से, लेकिन मेरे अंदर से एक इनर रेज आई जिसके बाद मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मुझे लिटरली इस फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। गोहान कहता है, फादर मुझे लगता है कि वजीटा केवल एक मॉर्टल ही नहीं है, बल्कि मॉर्टल से बढ़ करके कुछ है। गोकू कहता है, हाँ, जब मैंने इसको पहली बार देखा था एक टूर्नामेंट में, तभी मैं समझ गया था इसके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है। ये मॉर्टल्स और गॉड से तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना ही आगे निकल जाएगा। लेकिन आखिर ब्रोली कहाँ पे है? वो तो दिख ही नहीं रहा है। वजीटा कहता है, हाँ, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैलेक्सी के साथ साथ ब्रोली भी रेज हो गया हो? गोहान कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ब्रोली इतना कमज़ोर तो नहीं है कि वो इस एनर्जी से इरेज ही हो गया हो। तभी वहाँ पे ब्रोली आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्म्ड नज़र आ रहा होता है। गोकू कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ ब्रोली? तुम्हें इतनी बुरी तरीके से किसने हार्म कर दिया है? तो ब्रोली कहता है कि जब वजीटा डार्क इटर्निटी से फाइट कर रहा था, तब वजीटा की रेज की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि मैं इस गैलेक्सी से दूर ही फेंका गया, जहाँ पे मैं बेहोश हो गया था कुछ समय के लिए, और जैसे ही मैं उठा मैं यहाँ पे आ गया। गोकू कहता है, गोहान, हमें ये खुशखबरी इटर्निटी को दे देनी चाहिए कि हमने डार्क इटर्निटी को मार दिया है और अब कोई भी थ्रेट नहीं बचा है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। गोहान मन ही मन सोचता है कि सबसे बड़ा खतरा तो इस समय आप ही हो इस एग्जिस्टेंस के लिए। खैर, लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बता सकता हूँ। गोकू कहता है, गोहान तुम क्या सोच रहे हो? हमें चलना चाहिए ना इटर्निटी के पास में? गोहान कहता है, हाँ, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। गोकू वहाँ से चला जाता है। गोहान कहता है, वजीटा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। वजीटा कहता है, कैसी मदद? तो गोहान बताता है कि ये मैं बताना तो तुम्हें काफ़ी समय से चाहता था, लेकिन मैं एक डाउट में था कि तुम इस चीज़ को कर पाओगे कि नहीं। लेकिन अब तुम्हें डार्क इटर्निटी से फाइट करते देख मैं ये चीज़ तो समझ गया हूँ कि तुम डेफिनेटली उस चीज़ के लायक हो। तो वजीटा, मैं तुम्हें जो काम सौंपने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू पहुँचता है इटर्निटी के पास में। इटर्निटी कहता है, गोकू, आखिर तुम्हारा यहाँ पे दोबारा कैसे आना हुआ? तो गोकू कहता है कि इटर्निटी, मैंने उस डार्क इटर्निटी को ख़त्म कर दिया है। इटर्निटी कहता है, आखिर कैसे? तुमने उस डार्क इटर्निटी को कैसे मार दिया, वो भी अकेले? तो गोकू कहता है, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने उसे कैसे मारा, लेकिन हाँ, डार्क इटर्निटी मर चुका है और उसको मैंने, गोहान और यूनिवर्स 7 के वेजिटा ने मिल करके मारा है। इटर्निटी कहता है, वो मॉर्टल जेनो के मल्टीवर्स का? आखिर उसने क्या ही मदद की होगी तुम्हारी? तभी वहाँ पे टाइम वीवर आ जाती है। टाइम वीवर कहती है, गोहान कहाँ पे है? गोहान कहाँ पे है आखिर? गोकू और इटर्निटी टाइम वीवर को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि टाइम वीवर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है। गोकू कहता है, टाइम वीवर, आखिर तुम यहाँ पे कैसे? और तुम्हें गोहान से क्या काम है, मुझे बताओ। टाइम वीवर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ सीरियस काम नहीं है, फ़िलहाल मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं बाद में आऊँगी। ऐसा बोल करके टाइम वीवर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गोहान टाइम वीवर का रास्ता रोक देता है और कहता है, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि आखिर क्या बात है, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूँगा। टाइम वीवर कहती है, ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं है, मैं वो बात गोहान को ही बता सकती हूँ। तभी वहाँ पे गोहान आ जाता है। गोहान कहता है, आखिर क्या हुआ फादर? और टाइम वीवर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? टाइम वीवर कहती है, गोहान, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। गोहान कहता है, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तो टाइम वीवर कहती है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती। गोहान कहता है, क्या ट्री से रिलेटेड तो कोई बात है? तो टाइम वीवर कहती है, हाँ, उसी से रिलेटेड बात है। गोकू कहता है, आखिर तुम्हारे बीच में ये क्या बात चल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इटर्निटी गोकू से कहता है, गोकू, तुम वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक काम है। गोकू कहता है, लेकिन इटर्निटी, आप देखिए, ये कुछ छुपा रहे हैं हमसे। इटर्निटी कहता है, गोकू, तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए उनकी बात पे। वो जो भी कर रहे हैं कुछ भला ही कर रहे होंगे हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। अब उनकी बात को छोड़ो और मेरे पास आओ। खैर, टाइम वीवर और गोहान वहाँ से चले जाते हैं। टाइम वीवर गोहान को लेकर के पहुँचती है उस टाइम लाइन ट्री के पास में। गोहान कहता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे टाइम वीवर? मुझे तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, टाइमलाइन सही से फ्लो कर रही हैं,
और ट्री का फॉर्मेशन भी सही नज़र आ रहा है। तो टाइम वीवर कहती है, तुम्हें क्या एक चीज़ एबनॉर्मल सी नहीं लग रही? गोहान कहता है, आखिर कैसी चीज़? तो टाइम वीवर उस टाइमलाइन ट्री के रूट्स के ऊपर इशारा करती है। जब गोहान टाइमलाइन ट्री के रूट्स की तरफ देखता है तो वो ये पाता है कि जो टाइमलाइन ट्री के रूट्स हैं वो मर्ज होकर के एक हो रही हैं। गोहान कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, आखिर ये टाइमलाइन ट्री की रूट्स एक क्यों हो रही हैं? तो टाइम वीवर कहती है, ये बहुत ही बड़ा संकेत है। वो जो भी बीइंग है जिसने कि इस टाइमलाइन ट्री का फॉर्मेशन किया है, हमें पहले लग रहा था कि उसने इस टाइमलाइन ट्री का फॉर्मेशन इसलिए किया है ताकि टाइम लाइन्स सही से फ्लो करने लगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। उसने टाइमलाइन ट्री का फॉर्मेशन इसलिए किया क्योंकि टाइमलाइन ट्री के फॉर्मेशन से टाइमलाइन को मर्ज करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है उसके लिए। वो सभी टाइमलाइन को एक टाइमलाइन में मर्ज कर रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि वो बीइंग चाहता है कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस में एक केओस क्रिएट हो जाए और टाइम लाइन्स आपस ही में लड़ने लगे, जिसके बाद वो मसीहा बन कर के आए और पूरी टाइम लाइन्स के ऊपर एक अपर हैंड रखे और उन पर राज करे। गोहान कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। अगर वो ऐसे करने की सोच रहा है तो फिर हम उसको रोक भी कैसे पाएंगे? उसकी केवल एनर्जी ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उससे फादर इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और हो सकता है कि अगर हम पूरी एग्जिस्टेंस की शक्ति भी मिला दें तो फिर तो भी उस बीइंग के 0.1% पावर से ना जीत पाएँ। एक मिनट, जब फादर ने डार्क इटर्निटी को मारा था तो डार्क इटर्निटी उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं वो इसी बीइंग ने कराया हो? और फादर ने डार्क इटर्निटी को मारने से पहले बोला था कि तुम्हारा इस टाइमलाइन से भी खेल ख़त्म हो गया। भाई इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो भी सभी टाइमलाइन अलग अलग टाइमलाइन से डार्क इटर्निटी की शक्तियों को इकट्ठा कर रहा है और उससे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। टाइम व्यूअर कहती है, हाँ ऐसा मुमकिन हो सकता है, तभी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो गोकू को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। गोहान कहता है, अगर ये बात है तो हमें ये बात इटर्निटी को बतानी चाहिए और जल्द से जल्द इसका कोई निवारण निकालना चाहिए। खैर वहीं इटर्निटी गोकू से कहता है कि गोकू, तुमने डार्क इटर्निटी को तो मार दिया, लेकिन क्या इटर्नल बीस्ट को तुमने मारा है अभी तक? गोकू कहता है, हाँ उस चीज़ पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। इटर्नल बीस्ट इटर्निटी के साथ था ही नहीं। हो सकता है वो अभी भी हमारे एग्जिस्टेंस में कहीं पे हो। तो इटर्निटी कहता है, गोकू फिर तुम्हें जल्द से जल्द जा करके उस इटर्नल बीस्ट को रोकना होगा, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि वो इटर्नल बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो टाइमलाइंस को खा सकता है। गोकू कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ उस इटर्नल बीस्ट का पता लगाता हूँ और उसे भी ख़त्म कर देता हूँ। अब इटर्निटी ने तो ये इसलिए किया था ताकि गोकू का दिमाग टाइम वीवर की तरफ ना जाए, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है इटर्निटी ने। खैर गोकू निकल जाता है इटर्नल बीस्ट की खोज में। गोकू सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे फिर से मेडिटेशन ही करनी चाहिए, जिससे कि जैसे कि मैंने पहले डार्क इटर्निटी का पता लगाया था, ठीक वैसे ही मैं इटर्नल बीस्ट का भी पता लगा सकता हूँ। गोकू शांत मन से बैठ जाता है और वो मेडिटेट करने लगता है, और वो मेडिटेट करके कोशिश कर रहा होता है उस डार्क एनर्जी का पता लगाने की जो कि उसे इटर्नल बीस्ट तक ले जाएगी। तभी गोकू के ऊपर दोबारा से वो एनर्जी काबू पा लेती है। इटर्निटी शायद भूल गया था कि गोकू अगर ज़रा भी अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके ऊपर दोबारा से वो एनर्जी काबू पा लेगी। और ठीक यही होता है, गोकू के ऊपर दोबारा से वो एनर्जी काबू पा लेती है और वो उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। तभी वहाँ पे वजीटा भी आ जाता है। वजीटा गोकू को देख करके हैरान रह जाता है। वजीटा कहता है, गोकू तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? गोकू वजीटा की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो एक मॉर्टल हो, तुम आखिर अपने मल्टीवर्स से बाहर कैसे आ गए? नामुमकिन है ये चीज़। तो वजीटा कहता है, हाँ लेकिन मुझे गोहान ने मेरे मल्टीवर्स से बाहर लाया है और मैं तो अपने मल्टीवर्स जैसा ही फील कर रहा हूँ मल्टीवर्स के बाहर भी। गोकू कहता है, नामुमकिन, इसका मतलब है कि तुम मॉर्टल से काफ़ी ऊपर उठ चुके हो, तुम अब एक गॉड के भी बियॉन्ड जा चुके हो, क्योंकि अगर तुम एक काम से मॉर्टल होते तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ मल्टीवर्स के बाहर जाते ही बेकार हो जाती। लेकिन तुम्हारी एनर्जी सेंस करके तो लग रहा है कि तुम्हारी मल्टीवर्स के बाहर भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। खैर तुमने गलती कर दी मेरे सामने आकर के, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गलत समय पे गलत जगह होने का क्या परिणाम हो सकता है। ऐसा बोल करके गोकू खड़ा होता है और वो वजीटा को ललकारता है एक फ़ाइट के लिए। वजीटा कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर फ़ाइट क्यों करना चाहते हैं आप मुझसे?
मैं हार जाऊँगा आपसे? गोकू कहता है मैं वही चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना ही चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारे मल्टीवर्स को भी मारना चाहता हूँ। वेजिटा समझ गया था कि मुझे लगता है कि गोहान ने जो बताया था ये वही हो रहा है। गोकू के ऊपर दोबारा से उस एनर्जी ने काबू पा लिया है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जिसके बाद वेजिटा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की स्पीड के सामने वेजिटा कुछ भी नहीं था। जहाँ जहाँ वेजिटा जाता वहाँ गोकू पहले ही खड़ा होता। गोकू कहता है तुम मुझसे भाग तो नहीं सकते हो वेजिटा, तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही होगी और मरना ही होगा इन शॉर्ट। वेजिटा कहता है अगर तुम्हें मुझे ही मारना है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि एक मॉर्टल किस हद तक जा सकता है। जिसके बाद वेजिटा भी रेडी हो जाता है गोकू से फाइट करने के लिए। खैर वहीं गोहान और टाइम वीवर बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस इटर्नल ट्री के पास से जो एनर्जी आ रही होती है वो एक ऑरे का रूप लेती है और वो गोहान और टाइम वीवर के सामने आ जाती है। वो ऑरा कहता है ओ, तो तुम समझ ही गए मुझे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। गोहान कहता है "तु- तुम तुम तो वही एनर्जी हो जो कि टाइमलाइन ट्री से आ रही है। तो ऑरा कहता है हाँ, मैं उसी बीइंग की एनर्जी हूँ और तुमने एकदम सही पकड़ा। मैं हर टाइमलाइन के डार्क इटर्निटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उन्हीं को एब्जॉर्ब कर करके मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना हूँ। और तुमने ये भी सही समझा कि मैं टाइमलाइन को एक करके उनके ऊपर राज करना चाहता हूँ। खैर तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। पहली चीज़ कि मैं हर टाइमलाइन के गोकू को कंट्रोल करे हुए हूँ, और दूसरी चीज़ कि ये जो मेरा ऑरा है यही इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है कि तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को दबा कर दे, और ये मेरी पावर का 0.0001% भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को, तुम्हारी टाइमलाइन को जीवित रखूँगा, क्योंकि मुझे राज भी तो करना है। और हाँ गुहान, जाओ और जा कर के उस गोकू से वजीटा को बचाओ, नहीं तो हो सकता है कि गोकू कहीं वजीटा को मार दे और तुमने जो वजीटा को काम करने को कहा है वो ना कर पाए। जिसके बाद वो ऑरा डिसअपीयर हो जाता है। गोहान कहता है आखिर इसे सब कुछ कैसे पता है हमारे टाइमलाइन के बारे में? इसे तो हमारी सारी चीज़ें भी पता हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। इसे मेरी और वजीटा की बात कैसे पता चली? और आखिर ये क्या कह रहा है, गोकू और वजीटा को मार रहा है? मुझे जल्दी जा कर के देखना होगा, कहीं गोकू के ऊपर दोबारा से उस डार्क एनर्जी ने काबू तो नहीं पा लिया। ऐसा बोल करके गोहान वहाँ से चला जाता है और वो पूरी एग्जिस्टेंस में गोकू और वजीटा को ढूंढने लगता है। खैर वहीं गोकू और वजीटा के बीच में गोकू बुरी तरीके से वजीटा को पीट चुका होता है। वजीटा ज़मीन में गिरा पड़ा हुआ होता है। गोकू कहता है हाँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं तो सोच रहा था कि तुमने डार्क इटर्निटी को उसका रियल पोटेंशियल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था, तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन तुम तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाए। तुम तो मेरी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले वजीटा। खैर अब तुम्हारा समय ख़त्म होता है। ऐसा बोल करके गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है वजीटा की तरफ और उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोहान आता है और वो वजीटा को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू के मुंह में एक स्माइल आती है और वो कहता है आखिर कब तक गोहान, कब तक तुम उससे बच पाओगे, कब तक तुम इस एग्जिस्टेंस को बचा पाओगे और टाइमलाइन को मर्ज होने से रोक पाओगे। खैर तभी वो एनर्जी गोकू के ऊपर से कंट्रोल लूज़ कर देती है और गोकू दोबारा से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है। गोकू कहता है आखिर ये मैं कहाँ पे आ गया और ये आसपास इतनी तबाही क्यों मची हुई है, मैं तो इटर्नल बीस्ट को ढूंढ रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर वहीं गोहान वजीटा को लेकर के काफ़ी दूर पहुंचता है। गोहान वजीटा से कहता है वजीटा, क्या तुमने वो काम कर दिया जो कि मैंने तुमसे कहा था? वजीटा कहता है नहीं गोहान, मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है कि मैं मल्टीवर्स से निकलते ही मेरे सामने गोकू आ गया, और वो भी तब जब गोकू के ऊपर उस एनर्जी ने कंट्रोल पाया हुआ था। लेकिन गोहान एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, वो बीस्ट है एकदम से, वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है गोकू को। मेरी इटर्नल फॉर्म भी उसके सामने कुछ भी नहीं थी, उसने मच्छर की तरह उड़ा दिया मेरी इटर्नल फॉर्म को, जिसने कि डार्क इटर्निटी को उसका रियल पोटेंशियल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। गोकू ने उस फॉर्म को ऐसे बीट किया जैसे कि मानो मैं उसके लिए कोई खिलौना हूँ। गोहान कहता है मुझे पता है वो कोई आम सी एनर्जी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी है। और वजीटा, मैंने जो तुमसे काम कहा है वो तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि वो एनर्जी फादर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा ले।
हमें वो चीज़ करनी होगी ताकि हम उस एनर्जी को रोक सकें फादर के ऊपर पूरा कंट्रोल पाने से। वेजिटा कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं वो चीज़ करके ही रहूँगा और गोकू के अंदर से उस एनर्जी को भगा करके ही रहूँगा। खैर वहीं अर्थ पे फ्रीज़ा ब्रोली के पास आता है, वही फ्रीज़ा जो कि कह रहा था कि वो सेयंस का दोस्त है उसकी टाइमलाइन में। ब्रोली फ्रीज़ा को देखता है और कहता है आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुम तो हमारी मदद करने के लिए आए थे लेकिन तुम अचानक से गायब हो गए थे। फ्रीज़ा कहता है हाँ मैं एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। ब्रोली कहता है मौका, आखिर कैसा मौका? तो फ्रीज़ा कहता है ब्रोली तुम्हें क्या सच में लगता है कि किसी भी टाइमलाइन में फ्रीज़ा सेयंस का दोस्त हो सकता है? और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है मैंने तो बस उस वजीटा को देख करके और उसकी एनर्जी लेवल देख करके शांत हो गया था। ब्रोली कहता है क्या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम सेयंस के दोस्त थे और तुम हमारी मदद करना चाहते थे? फ्रीज़ा कहता है हाँ, और ये ट्रिक वैसे हर टाइमलाइन में काम आती है। हर टाइमलाइन के सेयंस क्या इतने ही बेवकूफ़ होते हैं कि वो फ्रीज़ा की बात मान जाते हैं? ब्रोली कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रीज़ा कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? खैर अब क्योंकि यहाँ पे वजीटा नहीं है तो ब्रोली मैं तुम्हें मारूंगा। उसके बाद मैं वजीटा की फैमिली की मदद से वजीटा को अपने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करूँगा। ऐसा बोल करके अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्रोली के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन ब्रोली एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। ब्रोली कहता है फ्रीज़ा मुझे पता ही था कि तुम ऐसा धोखाधड़ी कर सकते हो, इसीलिए मैंने वजीटा के सामने कभी भी अपना रियल पोटेंशियल नहीं दिखाया। मैंने कभी भी वजीटा के सामने अपना रियल पोटेंशियल इसलिए नहीं दिखाया ताकि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझ ले। लेकिन अब क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ब्रोली कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। फ्रीज़ा तो एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सेयंस को बेवकूफ़ ज़रूर बना लेते हो लेकिन हर बार तुम सेयंस से हार भी जाते हो। ऐसा बोल करके ब्रोली ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेयन सेलेस्टियल फॉर्म में। फ्रीज़ा कहता है ये फॉर्म तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे पास ये फॉर्म थी ही नहीं। ब्रोली कहता है हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास ये फॉर्म नहीं थी, लेकिन इस फॉर्म को तो मैं वजीटा से पहले ही पोजेस करके रखे हुए हूँ। जिसके बाद ब्रोली नॉन स्टॉप फ्रीज़ा के ऊपर अटैक मारने लगता है। फ्रीज़ा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर हर टाइमलाइन में फ्रीज़ा कैसे हार सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ब्रोली कहता है कैसा नहीं होने दोगे? अब इस फाइट के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा तुम्हारे साथ। फ्रीज़ा समझ गया था कि वो मरने वाला है और उसे यहाँ से भागना चाहिए। वो कोशिश भी करता है लेकिन ब्रोली की सुपर सेन सेलेस्टियल फॉर्म के सामने वो कुछ भी नहीं है। ब्रोली बर्ज़र्क चले जाता है पूरी तरीके से और वो फ्रीज़ा की पूंछ पकड़ करके उसे इतना मारता है कि ब्रोली की केवल पंचेस की ही पावर से फ्रीज़ा वहाँ पे दम तोड़ देता है और वो मर जाता है। ब्रोली वापस से अपनी बेस फॉर्म में आता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि आगे से मुझे अपना रियल पोटेंशियल दिखाना ना पड़े। ये भी मेरा रियल पोटेंशियल नहीं था। जिसके बाद वो फ्रीज़ा को वहीं पे इरेज कर देता है। खैर अब वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे को तुमसे एक चीज़ कहनी है, वो ये कहनी है कि इस हफ्ते के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन वो सरप्राइज़ रिवील करने से पहले तुम लोग भी मुझे सरप्राइज़ कर दो इस वीडियो में 500 लाइक करके। और मुझे पता है तुम लोग ऐसा डेफिनेटली कर दोगे क्योंकि कुछ वीडियो में तुम ऐसा कर चुके हो। खैर गोकू इटर्निटी के पास में पहुंचता है और कहता है इटर्निटी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इटर्निटी कहता है आखिर क्या हुआ गोकू? तो गोकू बताता है कि अचानक से मैं याददाश्त खो देता हूँ अपनी और मेरे को याद ही नहीं रहता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी अपने आसपास देखता हूँ तो कियोस मचा हुआ होता है। तो इटर्निटी कहता है हाँ गोकू, हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तुम काफ़ी समय से आराम नहीं किए हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस एग्जिस्टेंस का, इसलिए बेहतर ये होगा कि कुछ समय के लिए तुम इस एग्जिस्टेंस की चिंता गोहान के हाथों में थाम दो और तुम आराम करो कुछ समय के लिए। गोकू कहता है हाँ इटर्निटी, जैसा मैं आजकल फील कर रहा हूँ मुझे वो देख कर के ऐसा ही लग रहा है कि मुझे कुछ आराम करना चाहिए। खैर अब क्या गोहान ने जो वजीटा को काम दिया है उसकी मदद से वो रोक पाएंगे उस एनर्जी को गोकू के ऊपर टेक ओवर करने से? और आखिर वो काम दिया क्या है गोहान ने? और इससे भी बड़ी बात कि आखिर वो टाइमलाइन ट्री क्या एक में मर्ज हो पाएगी? और अगर हो गई
तो वो आखिर कौन सा बीइंग है जिसका ऑरा ही इतना पावरफुल है कि वो पूरी एग्जिस्टेंस तबाह कर सकता है। तो फिर तुम सोच ही सकते हो कि आने वाली वीडियोस में कितना ज़्यादा केओस होने वाला है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, रेडी रहना एक सरप्राइज़ के लिए। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।